हमारे दिमाग का स्टोरी टेलर इमेजिन करो। आपको लगता है कि आपकी सबसे कीमती यादें एक स्टील के सेफ में सेफली बंद हैं, लेकिन क्या हो अगर आपकी नींद में हर रात उन यादों को सीक्रेटली फिर से लिखा जा रहा हो? अपने पहले प्यार का चेहरा, वो बचपन की भूल न पाने वाली छुट्टी, या अपनी लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट याद करने की कोशिश करो। क्या हर डिटेल क्लियर है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये यादें फिक्स्ड वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है? इसके उलट क्या होगा अगर मैं कहूं कि वे जीवित मनगढ़ंत बातें हैं, जिनके रंग हर बार जब आप उन्हें याद करते हैं तो फीके पड़ जाते हैं? कभी कभी ऐसी डिटेल्स के साथ बढ़ जाते हैं जो कभी हुई ही नहीं थी। हमारा दिमाग एक मास्टर डायरेक्टर की तरह है जो पास्ट को लगातार एडिट करता रहता है। ये कुछ डिटेल्स मिटा देता है और उन्हें नई डिटेल्स से बदल देता है, कभी कभी पूरी तरह से झूठी बातें भी जोड़ देता है। ये एक आर्काइविस्ट नहीं बल्कि एक स्टोरी टेलर है, और जो कहानी ये बताता है वह हमेशा सच की एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकती है। तो हम असल में क्या याद रख रहे हैं? क्या हमारी यादें हमारे एक्सपीरियंसेस की एक फेथफुल कॉपी हैं, या हमारी आइडेंटिटी बनाने के लिए हमारे दिमाग द्वारा लिखा गया एक कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट? इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारी यादें इतनी चेंजेबल और अनरिलायबल हैं, तो जिस सेल्फ की हम बात करते हैं वह कितना रियल है? अब साइंस के सबसे फैसिनेटिंग और इक्वली अनसेटलिंग एरियाज में से एक पर नजर डालते हैं। हम अपनी खोपड़ी के अंदर उस रहस्यमय मशीन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक का पता लगाएंगे। दिमाग मेमोरी कैसे काम करती है, यह क्यों बदलती है, और यह हमारी आइडेंटिटी के फैब्रिक को कैसे बारीकी से बुनता है। अगर आप तैयार हैं तो आइए आपके दिमाग द्वारा बताई गई कहानी के पीछे की सच्चाई जानने के लिए एक जर्नी पर निकले, क्योंकि जो आपको याद है वह शायद सिर्फ आइसबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा है। कैसे ब्रेन यादें बनाता है, हमने बात की है कि हमारी यादें कितनी आसानी से बदल सकती हैं, लेकिन इस जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा। आखिर मेमोरी होती क्या है और हमारे ब्रेन के किन रहस्यमयी कोनों में यह बनती है? चलो इस प्रोसेस को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। वो पल जब आपने अपनी लाइफ में पहली बार कोई विदेशी फल खाया था। आपकी आंखों ने उसका रंग देखा, आपकी नाक ने उसकी खुशबू, और आपकी जबान ने वो स्वाद जो आपने पहले कभी नहीं चखा था। यह सारा सेंसरी डेटा आपके ब्रेन तक लाखों इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में पहुंचता है, 1 सेकंड से भी कम समय में। जिसे हम मेमोरी कहते हैं, उसका पहला बीज इसी सेंसरी बॉम्बार्डमेंट से बोया जाता है। यह रॉ डेटा ब्रेन के एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया में आता है जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। आप इसे कंप्यूटर के रैम की तरह सोच सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन को जल्दी प्रोसेस करता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी ऐसे फोन नंबर को याद रखने की कोशिश करते हैं जो किसी ने आपको अभी अभी बताया है, तो आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप उसे रिपीट नहीं करते हैं तो वो नंबर कुछ ही मिनट्स में गायब हो जाएगा। तो कुछ एक्सपीरियंसेस, जैसे उस एग्जॉटिक फ्रूट का स्वाद, सालों बाद भी हमारे दिमाग में क्यों रह जाते हैं? यहीं पर ब्रेन के सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में से एक काम आता है, हिप्पोकैम्पस। इसका नाम ग्रीक शब्द सी हॉर्स के नाम पर रखा गया है। यह छोटा लेकिन पावरफुल स्ट्रक्चर मेमोरी और लर्निंग का ब्रेन का सेंटर है। हम हिप्पोकैम्पस की तुलना एक मेटिकुलस लाइब्रेरियन से कर सकते हैं। यह शॉर्ट टर्म मेमोरी से टेम्पररी इंफॉर्मेशन लेता है, डिसाइड करता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, और उन्हें परमानेंटली स्टोर करने के लिए कंसोलिडेशन नामक प्रोसेस से गुजारता है। हिप्पोकैम्पस मेमोरी को खुद स्टोर नहीं करता, बल्कि यह एक इंडेक्स सिस्टम बनाता है जो यह टैग करता है कि मेमोरी के अलग अलग कंपोनेंट्स, इमेज, साउंड, स्मेल, इमोशन ब्रेन में कहां स्थित हैं। हमारे एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। फ्रूट की इमेज विजुअल कॉर्टेक्स में स्टोर होती है, उसकी खुशबू ओल्फैक्टरी रीजन में, और उस पल आपकी एस्टॉनिशमेंट की फीलिंग इमोशनल सेंटर्स में। हिप्पोकैम्पस इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ते हुए एक मैप बनाता है। जब आप उस मेमोरी को रिकॉल करना चाहते हैं तो हिप्पोकैम्पस इस मैप का उपयोग रेलेवेंट ब्रेन रीजन्स को एक्टिवेट करने और जिगसॉ पजल के टुकड़ों को जोड़ने की तरह मेमोरी को फिर से बनाने के लिए करता है। हालांकि हिप्पोकैम्पस अकेला काम नहीं करता। इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स में से एक अमिग्डला है। यह बादाम के आकार का स्ट्रक्चर ब्रेन का इमोशन सेंटर है। अमिग्डला मेमोरीज को एक तरह के हाइलाइटर पेन से मार्क करता है। किसी एक्सपीरियंस में इमोशन जितना इंटेंस होगा, अमिग्डाला उस मेमोरी को उतना ही स्ट्रांगली अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट के रूप में स्टैंप करेगा। यह स्टैंप यह इंश्योर करता है कि हिप्पोकैम्पस उस मेमोरी को प्रायोरिटाइज करे और उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में और मजबूती से रिकॉर्ड करे। यही कारण है कि हम लाइफ चेंजिंग सक्सेसेस या डीप हार्ट ब्रेक्स को कल क्या खाया था
उससे कहीं ज्यादा साफ साफ याद रखते हैं। इमोशनल लिंक मेमोरीज को और परमानेंट बनाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर की गई मेमोरीज ब्रेन के किसी एक कोने में किसी एक मेमोरी बॉक्स में स्टोर नहीं होती। इसके विपरीत मेमोरी बनाने वाले कंपोनेंट्स ब्रेन के एक बड़े एरिया में, खासकर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अलग अलग रीजन्स में फैले होते हैं। फेमस न्यूरोलॉजिस्ट कार्ल लैशली के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि मेमोरी का कोई स्पेसिफिक सेंटर नहीं होता, बल्कि यह ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में फैला एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है। तो अगर आप अपने ब्रेन का एक हिस्सा भी खो देते हैं तो आप किसी स्पेसिफिक मेमोरी को पूरी तरह से मिटा नहीं सकते, क्योंकि उसके ट्रेसेस कहीं और मौजूद हो सकते हैं। इन शॉर्ट, एक मेमोरी का बनना एक सिंपल रिकॉर्डिंग से ज्यादा एक सिंफनी कंपोज करने जैसा है। सेंसेस ऑर्केस्ट्रा के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी रिहर्सल रूम है, जहां नोट्स पहली बार सुनाई देती हैं। हिपोकैम्पस कंडक्टर है, जो नोट्स को एक साथ जोड़कर पीस का मेन स्ट्रक्चर बनाता है। अमिगडाला लीड वायोलिनिस्ट है, जो पीस में इमोशनल डेप्थ जोड़ता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी इस सिंफनी की शीट म्यूजिक है, जो ब्रेन के अलग अलग कोनों में फैली हुई है। याद रखना, उन नोट्स को फिर से एक साथ लाना और सिंफनी को फिर से बजाना है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। जब आप हर बार एक सिंफनी बजाते हैं, तो क्या नोट्स हमेशा एक जैसे रहते हैं, या कंडक्टर? हमारा ब्रेन हर परफॉर्मेंस के साथ कॉम्पोजिशन को थोड़ा बदल देता है। क्यों बदलती हैं यादें? हमने देखा है कि हमारा दिमाग यादें कैसे बनाता और स्टोर करता है। सब कुछ काफी सिस्टमैटिक लगता है ना? फिर हम यह क्यों भूल जाते हैं कि हमने कल अपनी कार कहां पार्क की थी? हम सालों पहले की किसी घटना को उस दोस्त से पूरी तरह अलग क्यों याद करते हैं जो उस समय हमारे साथ था? इससे भी अजीब बात यह है कि हम ऐसे इवेंट्स को एक्सपीरियंस करने की कसम कैसे खा सकते हैं जो कभी हुए ही नहीं। इसका जवाब इस बात में है कि हमारा दिमाग एक आर्काइव नहीं है, बल्कि एक डायनामिक और जीवित ऑर्गन है। मेमोरी पत्थर पर खुदी हुई कोई लिखावट नहीं है, बल्कि एक सॉफ्टवेयर है जो लगातार बदलता और खुद को अपडेट करता रहता है। इस बदलाव के पीछे के फंडामेंटल मैकेनिज्म में से एक को न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। यह अनुभवों के जवाब में खुद को रीऑर्गेनाइज करने की दिमाग की एबिलिटी है। जब हम कुछ सीखते हैं या कोई मेमोरी बनाते हैं, तो न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन, जिन्हें सिनेप्स कहा जाता है, मजबूत होते हैं। हालांकि हमारा दिमाग सिर्फ नए कनेक्शन नहीं बनाता, यह उन कनेक्शनों को हटा भी देता है जिन्हें वह अननेसेसरी मानता है। इस प्रोसेस को सिनेप्टिक प्रूनिंग कहा जाता है। जैसे एक माली पौधे की कमजोर टहनियों को काटता है, वैसे ही दिमाग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कम इस्तेमाल होने वाले कनेक्शनों को साफ करता है। यह यूज इट, ऑनर, लूज इट प्रिंसिपल बताता है कि कुछ यादें समय के साथ क्यों फीकी पड़ जाती हैं। अगर हम किसी मेमोरी को बार बार याद नहीं करते हैं, तो उसे एनकोड करने वाले न्यूरल पाथवे कमजोर हो जाते हैं और आखिर में उन्हें प्रून किया जा सकता है। तो भूलना कोई कमी नहीं है, बल्कि दिमाग का खुद को ऑप्टिमाइज करने और नई जानकारी के लिए जगह बनाने का तरीका है। मेमोरी की मैलिएबिलिटी का सबसे इंटरेस्टिंग एविडेंस याद करने का एक्ट है। जब हम किसी मेमोरी को याद करते हैं, तो हम किसी फिक्स्ड फाइल को खोलकर पढ़ नहीं रहे होते। इसके बजाय हम रिकंसोलिडेशन या रीअसेंबली नामक प्रोसेस से गुजरते हैं। हिप्पोकैम्पस अलग अलग जगहों पर स्टोर मेमोरी के बिखरे हुए टुकड़ों को ढूंढता है और उन्हें हमारे करंट मूड, नॉलेज और बिलीफ्स के अनुसार फिर से जोड़ता है। याद करने का हर एक्ट असल में रिक्रिएशन का एक एक्ट है। यह टेलीफोन के गेम के जैसा है। हर बार दोहराने पर छोटी छोटी गलतियां या नई डिटेल्स कहानी में शामिल हो सकती है। जैसा कि साइकोलॉजिस्ट डोना ब्रिज बताती हैं, जब हम किसी मेमोरी को याद करने की कोशिश करते हैं, तो हम असल में उस आखिरी बार को याद कर रहे होते हैं जब हमने उस मेमोरी को याद किया था। यही वजह है कि जो व्यक्ति एक ही मेमोरी को बार बार सुनाता है, उसकी कहानी समय के साथ ओरिजिनल से काफी अलग हो सकती है। यह रीराइटिंग प्रोसेस फॉल्स मेमोरीज नामक एक सरप्राइजिंग फेनोमेनन के लिए भी रास्ता खोलता है। फॉल्स मेमोरीज उन इवेंट्स को स्पष्ट रूप से याद करने की कंडीशन है जो कभी हुए ही नहीं थे, जैसे कि वे रियल थे। इस फील्ड में एक पायनियर कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एलिजाबेथ लॉफ्टस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए बार बार दिखाया है कि हमारी मेमोरी को कितनी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। अपने सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट्स में से एक में लॉफ्टस ने पार्टिसिपेंट्स को एक कार एक्सीडेंट का वीडियो दिखाया। फिर उन्होंने एक ग्रुप से पूछा, जब कारें एक दूसरे से हिट हुईं
तो उनकी स्पीड कितनी थी, जबकि दूसरे ग्रुप से पूछा जब कारें एक दूसरे से स्मैश हुई तो उनकी स्पीड कितनी थी। स्मैश शब्द वाले ग्रुप ने न केवल ज्यादा स्पीड का अनुमान लगाया, बल्कि एक हफ्ते बाद पूछे जाने पर उन्हें टूटे हुए शीशे भी याद आने की ज्यादा संभावना थी, जो असल में वीडियो में नहीं थे। एक सिंगल शब्द लोगों की मेमोरी को बदलने के लिए काफी था। लॉफ्टस कहती हैं कि फॉल्स मेमोरीज आमतौर पर रियल मेमोरीज और एक्सटर्नल सजेशंस के कॉम्बिनेशन से बनती है, और मेमोरी की तुलना विकिपीडिया पेज से करती है। आप उसमें जाकर एंट्रीज बदल सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग भी ऐसा कर सकते हैं। यह सिचुएशन गलत कन्विक्शंस को जन्म दे सकती है, जो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, खासकर आई विटनेस टेस्टिमनी जैसे एरिया में। तो हमारा दिमाग इतने मेसी तरीके से क्यों काम करता है? शायद इसका गोल एब्सोल्यूट एक्यूरेसी नहीं है, बल्कि एक मीनिंगफुल स्टोरी बनाना है। हमारा दिमाग इवेंट सेगमेंटेशन नामक एक मैकेनिज्म का उपयोग हमारी एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए करता है। नई रिसर्च से पता चलता है कि दिमाग में बाउंड्री सेल्स और इवेंट सेल्स हमारे अनुभवों के शुरुआती और अंतिम पॉइंट्स को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार एक्सपीरियंस के कंटिन्यूअस फ्लो को मीनिंगफुल मोमेंट्स में पैकेज करते हैं। ये एक फिल्म को सीन्स में बांटने जैसा है। दिमाग एक कोहेरेंट नैरेटिव बनाने के लिए इन सीन्स को असेंबल करता है, लेकिन इस एडिटिंग के दौरान नैरेटिव को स्मूथ बनाने के लिए कुछ गैप्स भरे जा सकते हैं। भले ही हमारी यादें हमारी हों, हम उनके एब्सोल्यूट ऑनर्स नहीं हैं। वे जीवित टेक्स्ट हैं जिन्हें हमारा दिमाग लगातार एडिट करता है, प्रून करता है और कभी कभी पूरी तरह से रीराइट करता है। कैसे इमोशंस यादों को रंग देते हैं? इमोशंस दिमाग की यादों को फिर से लिखने की प्रोसेस के लिए एक पावरफुल टूल के रूप में काम करते हैं। जबकि नॉर्मल जानकारी अक्सर भूल जाती है, हाई इमोशनल इंटेंसिटी वाले एक्सपीरियंस जैसे पहला प्यार या गहरा नुकसान विविड और अनफॉरगेटेबल बन जाते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एमिगडाला का सीधा काम है, जो इमोशनल मेमोरी के लिए दिमाग का सेंटर है। एमिगडाला यादों को इंपॉर्टेंस टैग लगाकर उन्हें स्ट्रांग बनाता है। एक इमोशन की इंटेंसिटी, चाहे वह सरप्राइज हो, डर हो या खुशी, इस सिग्नल की स्ट्रेंथ को तय करती है, जिससे यह पक्का होता है कि हाईली इमोशनल इवेंट्स लॉन्ग टर्म मेमोरी में और मजबूती से दर्ज हो जाते हैं। इस फेनोमेनन का एक प्राइम एग्जाम्पल है वे हाईली विविड और डिटेल्ड रिफ्लेक्शंस होते हैं, जो हम किसी शॉकिंग इवेंट के बारे में जानने पर बनाते हैं, जैसे 9/11 के अटैक्स। इंटेंस कलेक्टिव शॉक और इमोशन एमिगडाला को मेमोरी को क्रिटिकली इंपॉर्टेंट के रूप में लेबल करने के लिए ट्रिगर करते हैं, जिससे उसके डिटेल्स हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पक्के हो जाते हैं। जबकि इमोशन मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है, यह उसे डिस्टॉर्ट भी कर सकता है। इंटेंस इमोशन ध्यान को कम कर देता है। इस फेनोमेनन को वेपन फोकस इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, एक क्राइम विक्टिम हथियार को विविड रूप से याद रख सकता है, लेकिन क्रिमिनल का चेहरा नहीं, क्योंकि एमिगडाला सभी कॉग्निटिव रिसोर्सेज को परसीव्ड थ्रेट की ओर डायरेक्ट करता है। नतीजतन हमारी सबसे इमोशनली चार्ज्ड मेमोरीज विविड लगने के बावजूद बहुत अनरियलाइबल हो सकती हैं। इमोशंस समय के साथ यादों को भी इवॉल्व करते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रेकअप के बाद का गुस्सा बाद में नॉस्टैल्जिया में बदल सकता है। दिमाग एक्टिवली पास्ट को हमारे करंट इमोशनल स्टेट के साथ अलाइन करने के लिए रीइंटरप्रेट्स करता है, जिससे हमारी भावनाएं बदलने पर हमारी यादें भी रीशेप होती हैं। एडिक्शन इस फेनोमेनन का एक उदाहरण है, जो एक पावरफुल मेमोरी डिसऑर्डर के रूप में काम करता है। एक सब्सटेंस से मिलने वाला इंटेंस प्लेजर एमिगडाला द्वारा एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल टैग के साथ मेमोरी में दर्ज हो जाता है। नतीजतन सालों बाद भी एक सिंपल क्यू, जैसे एक गंध या एक गाना, एमिगडाला को फिर से एक्टिवेट कर सकता है और एक इंटेंस क्रेविंग को ट्रिगर कर सकता है। सारांश में, इमोशन और मेमोरी एक इंसेपरेबल होल हैं। इमोशंस हमारी यादों के लिए एक इनविजिबल इंक के रूप में काम करते हैं। कभी कभी उन्हें शानदार क्लैरिटी के साथ प्रिजर्व करते हैं और कभी कभी उन्हें पहचान से परे डिस्टॉर्ट कर देते हैं। आखिर में वही कहानियां जो हमें डिफाइन करती हैं, इस इमोशनल इंक से लिखी जाती हैं। द लिमिट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरीज बियॉन्ड द ब्रेन एंड द फ्लूइडिटी ऑफ आइडेंटिटी। अब हम सेल्यूलर मेमोरी के स्पेकुलेटिव फ्रंटियर की बात करते हैं। ये हाइपोथेसिस बताती है कि मेमोरीज, प्रेफरेंसेस और ट्रेट्स सिर्फ दिमाग में ही स्टोर नहीं होते, बल्कि दूसरे ऑर्गन्स के सेल्स में भी एनकोड हो सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स के एनेक्डोटल एविडेंस, जैसे म्यूजिक या फूड में नए टेस्ट आना जो उनके डोनर की पसंद से मिलते हैं, अक्सर इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए साइटेड किए जाते हैं। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से सेल्यूलर मेमोरी का कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। मेन स्ट्रीम साइंटिफिक कम्युनिटी ऐसे एनेक्डोट्स को पोस्ट सर्जिकल मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स,
प्रोसीजर के साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, पेशेंट की सजेशन के प्रति ससेप्टिबिलिटी या सिर्फ कोइंसिडेंस मानती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जरिए मेमोरीज या ट्रेट्स का ट्रांसफर पीयर रिव्यूड स्टडीज से सपोर्ट नहीं किया गया है। कुछ स्पेकुलेटिव थ्योरीज हार्ट के इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम या लिटिल ब्रेन की ओर इशारा करती हैं, जो दिमाग से कम्युनिकेट करता है एक पोटेंशियल मैकेनिज्म के रूप में। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है कि यह मेमोरीज या पर्सनैलिटी को स्टोर करता है। इसी तरह जबकि सिंपल ऑर्गेनिजम्स में विवादास्पद स्टडीज बताती हैं कि आरएनए लर्न्ड बिहेवियर्स को ट्रांसफर कर सकता है, यह साबित करने से बहुत दूर है कि कॉम्प्लेक्स ह्यूमन मेमोरीज को इस तरह ट्रांसफर किया जा सकता है। ये विचार अनप्रूवन असम्पशंस बने हुए हैं। अगर अनप्रूवन भी हो, सेल्यूलर मेमोरी हाइपोथेसिस एक गहरा फिलोसॉफिकल सवाल उठाती है। अगर हमारी आइडेंटिटी हमारे पूरे बॉडी में बंटी हुई है और पोटेंशियली किसी और व्यक्ति से ट्रांसफर हो सकती है, तो सेल्फ की बाउंड्रीज कहां हैं? ये पर्सनल आइडेंटिटी की हमारी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को चुनौती देता है। यह आइडेंटिटी और मेमोरी के बारे में एक गहरा सवाल है। फिलोसोफर जॉन लॉक ने पर्सनल आइडेंटिटी को मेमोरी की कंटिन्यूटी से डिफाइन किया। आज का आप कल के आप से शेयर्ड मेमोरीज से जुड़ा है। लेकिन अगर मेमोरीज इनहेरेंटली अनरिलायबल हैं और लगातार रीराइट हो रही है, तो यह चुनौती देता है कि हमारी आइडेंटिटी की नींव कितनी सॉलिड है। शायद इसका जवाब यह है कि आइडेंटिटी को एक फिक्स्ड सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में नहीं, बल्कि एक डायनामिक और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्रोसेस के रूप में देखा जाए, जैसे एक बहती हुई नदी जो नए एक्सपीरियंसेस और हमारी मेमोरीज के रीराइटिंग से लगातार रीशेप होती रहती है। फिल्म इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड इस विचार को बखूबी एक्सप्लोर करती है। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट अपनी एक्स लवर की मेमोरीज को इरेज करने के लिए एक प्रोसीजर से गुजरता है, उसे एहसास होता है कि पेनफुल मेमोरीज ब्यूटीफुल वंस के साथ इंटरट्वाइंड थीं और उसकी आइडेंटिटी को शेप करने में एसेंशियल थीं। फिल्म बताती है कि हमारी आइडेंटिटी जॉय और पेन दोनों से बनी है, और उन मेमोरीज को इरेज करना खुद के एक फंडामेंटल पार्ट को इरेज करना है। शायद हमारे ब्रेन के मेमोरी रीराइटिंग के पीछे की विजडम पास्ट का एक परफेक्ट रिकॉर्ड बनाना है, बल्कि एक कोहीरेंट और अडेप्टिव पर्सनल नैरेटिव बनाना है। ट्रॉमेटिक मेमोरीज को सॉफ्टन करके या एम्बैरेसिंग मोमेंट्स को रीफ्रेम करके हमारा ब्रेन इन फिक्शंस का उपयोग हमारी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने और हमें आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए करता है, हमारे पास्ट के पूरे बोझ से मुक्त होकर। हमारी जर्नी से पता चलता है कि मेमोरी एक लिविंग नैरेटिव है, स्टैटिक रिकॉर्ड नहीं, जो हमारी फ्रैजाइल म्यूटेबल आइडेंटिटी बनाती है। यह समझ हमें एक गहरे सवाल की तरफ ले जाती है। अगर इंडिविजुअल सेल्फ इतना फ्रैजाइल है, तो इसके अल्टीमेट एंड का क्या मतलब है? और जब पूरी इंसानियत कलेक्टिव रिमेंबरर एक्सटिंक्शन का सामना करती है, तो इसका क्या मतलब है? हमारे ब्रेन की अडेप्टिव फॉरगेटिंग का टेरिफाइंग एब्सोल्यूट काउंटरपार्ट एक्सटिंक्शन में मिलता है। जहां पर्सनल मेमोरी लॉस एक जरूरी अडेप्टिव प्रूनिंग है, वहीं एक्सटिंक्शन याद रखने की पूरी कैपेसिटी का फाइनल अनअडेप्टिव इरेजर है। अल्जाइमर्स जैसी बीमारियां इसका एक चिलिंग माइक्रोकॉज्म दिखाती हैं। एक फोर्स्ड और कैओटिक प्रूनिंग जहां ब्रेन का नैरेटिव सिर्फ एडिट नहीं करता, बल्कि पूरी तरह से प्लॉट ही खो देता है, जिससे सेल्फ का डिसोल्यूशन होता है। एक पर्सनल एक्सटिंक्शन जो सभी कॉन्शियसनेस के लिए अल्टीमेट साइलेंस का प्रीव्यू है। इंसानियत का एक्सटिंक्शन अल्टीमेट इरेजर को दिखाता है। इसका मतलब होगा ह्यूमन कल्चर, साइंस, आर्ट और लव की पूरी लाइब्रेरी का अंत। हमारी कलेक्टिव लॉन्ग टर्म मेमोरी, हमारी स्पीसीज की कहानियां जो हजारों सालों में बनी हैं, सिर्फ भूली नहीं जाएंगी, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्हें याद रखने वाला कोई नहीं बचेगा। यह आर्ट, हिस्टोरी और मॉन्यूमेंट्स बनाने की हमारी ड्राइव के पीछे एक गहरा मकसद दिखाता है। यह काम अल्टीमेट फॉरगेटिंग के खिलाफ हमारी स्पीसीज की डिफायंस है। एक एक्सटर्नल परमानेंट रिकॉर्ड बनाने की कोशिश, जैसे एक एक्सटर्नलाइज्ड हिपोकैम्पस, ताकि हमारी कलेक्टिव स्टोरी तब भी बची रहे जब याद रखने की हमारी फ्रैजाइल बायोलॉजिकल कैपेसिटी खत्म हो जाए। यह सेल्फ के सवाल को अपोकलिप्टिक लेवल तक ले जाता है। अगर हमारी कहानियां किताबों या रिकॉर्ड्स में हमसे ज्यादा जीती हैं, तो क्या हमारा एक हिस्सा बचा रहता है और उन्हें मतलब देने के लिए कोई कॉन्शियस माइंड न हो, तो क्या वे कहानियां सच में मौजूद होती हैं? एक्सटिंक्शन दिखाता है कि मीनिंग इनहेरेंट नहीं है, यह कॉन्शियसनेस द्वारा कायम रखा गया एक फ्रैजाइल कॉन्स्ट्रक्ट है। एक रिमेंबरर के बिना
यूनिवर्स डेटा के एक साइलेंट पॉइंटलेस सी में बदल जाता है, एक कहानी बिना नरेटर या पॉइंट के। आखिर में हमारी मेमोरी और आइडेंटिटी की फ्रैजिलिटी और इम्परमानेंस ही एक्सटिंक्शन के खिलाफ हमारी डेस्परेट स्ट्रगल को बढ़ाती है। यह जानना कि हमारी कहानियां फ्लीटिंग हैं, एक छाप छोड़ने, मायने रखने और याद किए जाने की इच्छा को और भी अर्जेंट बना देता है। ग्लोबल एक्सटिंक्शन का खतरा भूले जाने के हमारे प्राइमल फियर का अल्टीमेट रियलाइजेशन Hendai and Dare. Vautambardai. Final. Absolute silence जो स्टोरी टेलर को हमेशा के लिए ओवरवेल्म्स कर देता है। कंक्लूजन हमारी जर्नी से पता चलता है कि मेमोरी एक परफेक्ट रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि एक लिविंग मैलिएबल स्टोरी है जो हमारे दिमाग ने बनाई है। हिपोकैम्पस और अमिगडाला जैसे की प्लेयर्स एक लाइब्रेरियन और एक इमोशनल इंकवेल की तरह काम करते हैं, मेकिंग मेमोरीज रिजिलियंट येट अनरिलायबल। यह फ्लूइडिटी कोई कमी नहीं बल्कि एक फीचर है जो सीखने, ठीक होने और पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी है। हालांकि यह अंडरस्टैंडिंग एक सोबर ट्रूथ तक फैली हुई है, एक स्पीसीज लेवल पर। आर्ट, हिस्ट्री और मॉन्यूमेंट्स बनाने की हमारी ड्राइव अल्टीमेट फॉरगेटिंग यानी एक्सटिंक्शन के खिलाफ एक डिफायंस है। हमारी इंडिविजुअल मेमोरीज की फ्रैजिलिटी हमारी पूरी कलेक्टिव स्टोरी की वल्नरेबिलिटी को दिखाती है। इंसानियत का अंत नैरेटर का मिट जाना होगा, जिससे यूनिवर्स साइलेंट, मीनिंगलेस डेटा में बदल जाएगा। इसीलिए हमारी मेमोरी और आइडेंटिटी का इम्परमानेंस ही हमारी एग्जिस्टेंस को इतना प्रेशियस बनाता है और स्टोरी को जारी रखने की हमारी लड़ाई को इतना अर्जेंट। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी ताकत परफेक्ट रिकॉल नहीं है, बल्कि एक फ्यूचर की कल्पना करने और नैरेटिव को बनाए रखने का उसका फियर्स, फ्रैजिल डिटर्मिनेशन है। लेखक इस सवाल को सीधे आपसे पूछते हुए कंक्लूड करते हैं, सब कुछ डिस्कस करने के बाद मेमोरी की फ्रेजिलिटी, दर्द और खूबसूरती, क्या आप एक भी मेमोरी मिटा देंगे या आप अपने अस्तित्व के प्रमाण के रूप में हर फ्रैगमेंट को रखेंगे? आपको अपने विचार और कहानियां शेयर करने के लिए इनवाइट किया जाता है, क्योंकि हर कमेंट को साइलेंस के खिलाफ डिफायंस और हमारी कलेक्टिव प्रीशियस स्टोरी में एक कंट्रीब्यूशन के रूप में देखा जाता है। यह जर्नी आपकी कंपेनियनशिप के लिए धन्यवाद के साथ समाप्त होती है।